हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और धीरे धीरे करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक, यानी कि आपके क्लास 12th में जो बिजनेस स्टडीज के सारे वन शॉट से वो आज फिनिश हो जाएंगे। अब भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आज की जाएगी और यही आपका आज का वन शॉट का चैप्टर होने वाला है, यही आपका टॉपिक है। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो सर सबसे पहले हमको प्लीज बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। तो बच्चा पार्टी देखो यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यहां पे मतलब ये बेसिकली हो क्या रहा था इतने सालों से, कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कंज्यूमर्स के साथ गलत तरीके की चीजें हो रही थी, उनको गलत या डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिए जा रहे थे, डेफिशिएंट सर्विसेज दी जा रही थी। हमारी सरकार ने सोचा और देश के लोगों ने सोचा कि भैया कुछ ऐसे कानून की जरूरत है कि कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ गलत हो तो उनको न्याय मिल पाए सही तरीके से। और उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, जिसके बाद 1986 के बाद 2019 में एक और एक्ट बनाया गया सेम नाम से, बट डिफरेंस इतना था कि कुछ प्रोविजंस, कुछ जो है क्लॉजेस जो थे वो हमने यहां पे बदलते हुए देखे हैं। तो 1986 के बाद 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका कानून दोबारा लाया गया। आप कुछ अमेंडमेंट कह सकते हो, हिंदी में आप संशोधन कह सकते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिससे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कंज्यूमर्स को एजुकेट और अवेयर किया जाए। सर एजुकेट किसके बारे में किया जाए? कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एजुकेट करना है और अवेयर करना है, उनको जागरूक बनाना है। और प्रोटेक्ट किसके, मतलब प्रोटेक्शन हमें किसके बिहाफ पे लेनी है? भैया देखो, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देनी है जो ये बिजनेसमैन है, जो कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव गुड या डेफिशिएंट सर्विसेज देने का जो है काम करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को अब मतलब ठगा हुआ महसूस होता है। तो भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर्स की क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके बारे में तो कंज्यूमर्स को अवेयर करना ही है, एजुकेट करना ही है, लेकिन उसके अलावा हमें उनको हेल्प करना है कि वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सके। बेटा ग्रीवियांसेस मतलब होता है शिकायत और रीड्रेस मतलब होता है कि शिकायतों को दर्ज कराएं, कंप्लेंट को फाइल करें और फिर उनको इंसाफ मिले, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो एक कानून हो गया जिसको हम लोग शॉर्ट में कोपरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा बोलते हैं। तो कोपरा तो एक कानून हो गया, एक एक्ट हो गया जहां पे कुछ लीगल प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर के साथ अगर जो है कुछ गलत होगा तो कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन में किस तरीके से मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्ड की बात करूं तो इस वर्ड का यही मतलब है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट तो करना ही है, उनको अवेयर तो हमको करना ही है, बट उनको हेल्प भी करना है कि वो अपने ग्रीवियांसेस को रिड्रेस कर सके, ग्रीवियांसेस को रजिस्टर कराएं और फिर उनको इंसाफ मिले, ठीक है ना भाई बच्चा पार्टी। अब आपने एक प्राइम एग्जाम्पल देखिए यहां पे प्राइम एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको मैगी का। अब भैया जून 2015 में पता लगा कि मैगी, जो कि आप सबके फेवरेट स्नैक में से एक है, नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है, मैगी में लीड की मात्रा बहुत ज्यादा थी और मोनोसोडियम ग्लूकामेट नाम का एक केमिकल होता है जो मैगी में जो लिमिटेड अमाउंट था, जो अमाउंट स्पेसिफाइड था फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो उससे ज्यादा था, ठीक है। और मोनोसोडियम ग्लूकामेट से बच्चों को और मतलब हर तबके के इंसान को, हर वर्ग के इंसान को नुकसान होता ही है अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए। अब मैगी का जो मसाला आता है सिल्वर कलर के पैकेट में, जिसको आप लोग मसाला ए मैजिक बोलते हैं, आपने ऐड देखा होगा मसाला ए मैजिक, इसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट की मात्रा ज्यादा पाई गई। अब मैगी को कर दिया गया बैन पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद जब मैगी ने यह प्रूफ किया कि उन्होंने मोनोसोडियम ग्लूकामेट नाम के केमिकल को कम कर दिया है, उसके बाद ही मैगी दोबारा दिसंबर 2015 में वापस मार्केट में आई। और मैगी ने देखा कि उस बीच बहुत सारी और भी कंपनीज जो है मार्केट में एंटर कर चुकी हैं, जैसे कि पतंजलि के आटा नूडल, ठीक है, आपने देखा होगा पतंजलि के आटा नूडल को। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने एक बहुत ही फेमस कंपनी सुनी होगी यिप्पी, इन्होंने कहा कि भाई मैगी जो है ठंडी हो जाती तो वो आपस में चिपक जाती है, यिप्पी चिपकेगी नहीं, है ना। ऐसी आपने सुना होगा टॉप रेमन। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये भैया आ गया कहीं ना कहीं मार्केटिंग के अंदर। बस मोटा मोटा पॉइंट में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कंज्यूमर्स को पता भी नहीं लगता है कि वो उनके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। अब ऐसी अथॉरिटीज हैं जो उन पे चेक करती रहती हैं, सैंपल वगैरह चेक करती रहती हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स को अवेयर करने और प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भैया ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ना करें तो
सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं? पहला सवाल तो यही है कि आपके क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में तो इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ही। सर क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा इंपॉर्टेंस चलिए देखते हैं दो नजरिए से। पहला तो बिजनेसमैन का नजरिया और दूसरा कंज्यूमर का नजरिया। अगर मैं बिजनेसमैन के नजरिए से देखता हूं यहां पे, तो एक चीज जो मुझे देखने के लिए मिलती है वो ये है कि अगर बिजनेसमैन को अपनी गुडविल मेंटेन करनी है, अगर बिजनेस को लंबा लॉन्ग रन का प्लेयर बनना है, तो वो कभी भी कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इज अश्योर्ड। अब देखो बेटा, जितने भी कीवर्ड्स है ना, वो मैं आपके लिए रेड वाले मार्क में, मतलब रेड कलर जो है मैंने रेड कलर कर दिया है जितने भी कीवर्ड्स हैं। तो आप अगर इन रेड कीवर्ड्स को भी अपनी कॉपी में लिख दोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले कि बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में अच्छा बनना है, गुडविल अच्छी करनी है और मार्केट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। वो अपने एंड से कर क्या सकते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखें कि किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत व्यवहार ना करें, कोई फ्रॉड ना करें। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो उनका ये फर्ज बनता है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सेफगार्ड करें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ठीक है, कंज्यूमर का जो भी हित है, जो भी इंटरेस्ट है, वो उनको सेफगार्ड करें, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे आपने चैप्टर नंबर 1 की आपको याद आ जाएगी और वहां पे आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां पे एक और ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस को कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, फेयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, रीजनेबल रेट पे बेचने हैं, ये सारी चीजें, और सोसाइटी में पोल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करना है, पेड़ वगैरह नहीं काटने हैं, अपना जो भी वेस्ट है उसको सही जगह जो है डालना है। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसेस की कंज्यूमर्स के प्रति, तो उनका जो है ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। बेटा मैं आपको इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर में अगल बगल कुछ भी चीज को उठा लीजिए, कुरकुरे, लेज, मैगी, किसी भी चीज को आप उठा लो, किसी भी प्रोडक्ट को, कोई बिस्किट का पैकेट जो है अगल बगल रखा हुआ है, उठा लीजिए, नमकीन का पैकेट अगल बगल है, प्लीज उठा लीजिए, और उसके पीछे पलट के देखिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ जाएगी। लेबल जो होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट बिस्किट, और इंग्रेडिएंट यानी कि क्या क्या मिला के ये बिस्किट बना है, क्या क्या इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट है, आपको फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये सब कितना प्रोवाइड कर रहा है। बिस्किट बनाने की कंपनी का एड्रेस दिया होगा, फोन नंबर दिया होगा, लाइसेंस नंबर दिया होगा, एक बारकोड दिया होगा जिससे आप प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं, एमआरपी दी हुई होगी, एक्सपायरी डेट दी हुई होगी, ये सारी चीजें, प्राइस दे रखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखा होगा, और अगर दवाइयां हैं तो बैच नंबर होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, यानी कि टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप पहुंचाइए, अबाउट द प्रोडक्ट, आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाइए। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि भाई मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, ये मेरे अपने संस्कार हैं, ये मेरी अपनी मॉरल वैल्यूज है ना। तो मॉरल ऑब्लिगेशन को भी अगर खंगाला जाए तो बिजनेसमैन को कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी गुडविल भी खराब होगी और इसकी जिम्मेदारी फिर वही लोग लें जो गलत कर रहे हैं। और लास्ट में आता है बेटा पॉइंट नंबर हो जाता है आपका ये 5, जहां पे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो भैया कंज्यूमर कोर्ट आपके पीछे पड़ेगा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो भैया गवर्नमेंट आपके पीछे करेगी, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। सर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पीछे पड़ती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके पीछे पड़ जाएगी। गवर्नमेंट की अपनी कुछ अथॉरिटीज हैं ये सब चेक करने के लिए, तो वो लोग अगर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो आप बहुत मुसीबतों में आ जाएंगे। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करता हूं तो बिजनेस को यह चीज समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को अवॉइड किया जाए और इसके लिए कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। पहली चीज, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस नीड टू बी रिमूव्ड। कंज्यूमर्स को अगर जो है इग्नोर किया जा रहा है, आप बात समझ रहे हो, कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जा रहा है पिछले बहुत लंबे समय से,
ठीक है। हाँ, अब ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं क्योंकि अब सब कुछ हमारे देश में व्यवस्थित हो गया है। हर चीज के लिए अपनी एक अथॉरिटी है जो उस पर चेक करती रहती है ना। अगर किसी को सामान बेचना है तो उस फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको केमिकल या कोई ड्रग बेचना है, कोई दवाई बेचनी है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो भाई अब जो है जमाना आ चुका है परमिशंस का और लाइसेंसेस का। और भैया लाइसेंस तभी मिलेगा, लाइसेंस तभी ग्रांट होगा आपको जब आप सब कुछ बताओगे कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैं किस लिए बेच रहा हूं और क्या कंज्यूमर्स को इसके ऊपर इफेक्ट होंगे। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए और इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब एक बात सर, कंज्यूमर्स ना, जैसे मान लीजिए बेटा, एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपने 10 रुपए का कोई बिस्किट खाया, कोई भी बिस्किट खाया 10 रुपए का, ठीक है, और मान लीजिए उस बिस्किट को खा के आपका पेट जो है खराब हो गया। अब आप सोचेंगे यार चलो वैसे भी इतना खर्चा हो गया है तबीयत में सही करवाने में, तो यार 10 रुपए के बिस्किट के लिए मैं क्या ही कंज्यूमर कोर्ट जाऊं। ठीक है, अब कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है। मान लीजिए कि आपके जैसे बहुत सारे लोग थे जो उस बिस्किट को खा के बीमार पड़ गए, लेकिन सब अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। तो भैया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स को एक मैकेनिज्म मिले ताकि वो अपने ग्रीवियंसेस को रजिस्टर कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। हमने जमानों से देखा, बरसों से देखा कि कंज्यूमर्स का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ कुछ भी गलत चीजें की जा रही हैं, कुछ भी रेट में सामान बेचा जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स टू बी चेक्ड। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, मामला थोड़ा दब गया है पर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। पतंजलि के एक जो है प्रोडक्ट में, ठीक है, कोई दवाई का प्रोडक्ट था। अब पतंजलि आपको पता है कि पूरे हर्बल प्रोडक्ट्स को बेचने का दावा करती है और बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंसेस को वो मना करते हैं कि भैया हमारी किसी भी दवाई में कोई नॉन वेज तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो यहां पे कोई दवाई थी, मुझे अभी नाम उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट था जो बेसिकली सी फिश, सी का कोई जीव जंतु था जो उस दवाई में यूज किया जा रहा था और इंग्रेडिएंट में मेंशन्ड भी था। ठीक है, अब उसके ऊपर किसी वकील ने केस कर दिया है और बाबा रामदेव जो है अभी शायद केस लड़ भी रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स का किया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट खराब हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं खुद यूज करता हूं, बट ये वाला जो पॉइंट था कि वो जो है एक नॉनवेज इंग्रेडिएंट में आता है और वो आप दवाई में यूज कर रहे हो। तो जैन और बुद्धिज्म जो भी ये लोग फॉलो करते हैं, जो नॉनवेज से बिल्कुल दूर रहते हैं, जो आप देखो कि प्याज और लहसुन वगैरह भी नहीं खाते हैं, तो भैया उनके लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। अब वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन इसी को कहते हैं। वो कंज्यूमर्स को चेक करना होगा और अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या तरीके हैं, क्या कुछ तरीके हैं, क्या हमारे इंडिया में ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हो। सबसे पहला है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपका आता है, सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहला अगर आपको काम करना है तो वो कंज्यूमर्स को अवेयर करना है। कंज्यूमर्स अवेयर रहेंगे तो कोई भी सामान लेंगे तो पढ़ के लेंगे, बिना पढ़े लेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए यहां पे कंज्यूमर अवेयरनेस जो है उसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप अपने बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हो ना बेटा, ठीक है, क्या ये कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है? पढ़ रहे हो तो बेटा यही तो कंज्यूमर अवेयरनेस है। तुम खुद सोचो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में ये कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर डाला गया। क्यों डाला गया बेटा? ताकि आप भी अवेयर हो पाए, आपके माँ बाप को भी आप अवेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी अवेयर करें जिनको इनके बारे में नहीं पता है, और इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो कंज्यूमर अवेयरनेस ऐसे ही फैलती है, पब्लिकेशंस में निकालो, आर्टिकल्स में निकालो, बच्चों को शिक्षा प्रदान करो। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही तो आगे आने वाली पीढ़ी है ना। अगर आप लोग अवेयर रहोगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुधरती जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अवेयर करने की बात कही जा रही है। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंज्यूमर के बेनिफिट में काम करते हैं। तो एक तो यह तरीका हो गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सर तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, वो क्या है? सबसे पहले किसी कानून को निकाला जाए, किसी लॉ या किसी एक्ट को निकाला जाए, जो कि निकाल दिया गया, जिसको कहा जा रहा है कोपरा। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि चलो कानून तो बहुत बनते रहते हैं, लेकिन कानून तो बहुत बनेंगे, लेकिन कानूनों का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कानूनों का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कि भैया जितने भी कानून बन रहे हैं वो हमारे देश में
पूरी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाए जाएं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपने देखा होगा हमारे अगर पूरे इंडिया का बेटा मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखें, किसी भी सरकार का देखें, है ना, और सरकार में मैं किसी पार्टी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सरकार यानी कि सरकार, अगर आप गवर्नमेंट को देखते आए पिछले लंबे समय से, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या रहेगा बेटा, उसका जवाब भी मैं आपको देता हूं, वो है पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो कैंपेन। आज आप देखें कि इंडिया में शायद ही कोई बच्चा हो जो पोलियो की बीमारी से ग्रसित हो, और पोलियो का एडवर्टीजमेंट बेटा डीडी नेशनल वगैरह पे इतना ज्यादा किया गया। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे और उन्होंने दो बूंद जिंदगी की आपने जरूर सुना होगा, और पल्स पोलियो जो भी लोकल हॉस्पिटल्स हैं, वहां की जो नर्सेज हैं, वो गली गली में घूम के बच्चों को पल्स पोलियो जो है कि 2 बूंद पिलाती थी, जिससे क्या हुआ, जो पोलियो की बीमारी थी वो अब इंडिया से बहुत हद तक हट गई है। ठीक है, अब कुछ जो वैक्सीन, पोलियो क्या है बेसिकली, वैक्सीन है जिससे पोलियो की बीमारी नहीं होती है। आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं जो है काबिल तारीफ काम था कि अब जो है पोलियो के बच्चे, आपको पोलियो से ग्रसित लोग या बच्चे आपको नहीं नजर आएंगे। ठीक है ना, छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगती है। फिर इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। बेटा बिजनेसेस जो है वो सेल्फ रेगुलेट करें, किसी और की जरूरत ही ना पड़े ना। अगर बिजनेस सुधर जाएंगे, अगर ये बिजनेसमैन सुधर जाएंगे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो किसी कानून की, किसी गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे भाई एज अ इंडियन सिटीजन हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। अगर हम कहीं पे किसी का कोई चोरी ना करें, भाई मंदिर पे जाएं तो किसी की चप्पल ना चुरा के लाएं। ठीक है, अब उसमें पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम सब लोग अवेयर रहेंगे। ठीक है ना, हम सब लोग साफ सफाई रखेंगे अपने अगल बगल, तो बहुत ज्यादा कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी नेसेसरी। फिर आता है पॉइंट नंबर 5 जो कि है बिजनेस एसोसिएशंस। बेटा बिजनेस एसोसिएशन यानी कि व्यापार मंडल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, आप हिंदी में व्यापार मंडल या इंग्लिश में आप कह सकते हो बिजनेस एसोसिएशन। ये लोगों का काम बेसिकली क्या होता है, ये लोग बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट जो है निकालते हैं बिजनेसेस के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कैसे आपको बिजनेस करना है, उसकी जो रूल्स और पॉलिसीज है वो ये बिजनेस एसोसिएशंस अपने प्रॉपर मार्केट के लिए निकालते हैं। इसे हम कहते हैं व्यापार मंडल। तो ये सारे तरीके हैं कि कंज्यूमर्स तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे पहुंचाई जाए। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस और बिजनेस एसोसिएशंस, ये सारे ही तरीके हैं कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए। अब आते हैं बच्चा हम लोग कि भैया ठीक है हमने सारी बात कर ली, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इफेक्टिव कैसे हो पाएगा सर। ठीक है, कानून बना दिया गया, ठीक है कि सर जो है उसको अवेयर किया जा रहा है, बट और ज्यादा इफेक्टिव कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चा एडिकेट कंज्यूमर लॉ। कंज्यूमर लॉ होना चाहिए सर जी, ये तो हो गया, चलो एक काम तो हमारे देश में हो गया। दूसरा इफेक्टिव लॉ इंप्लीमेंटेशन। मैंने आपको बताया ना कि लॉ को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कराया जाए हर शहर हर गांव में, और यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है जीत हो जाती है ना। थर्ड आता है कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कंज्यूमर्स अवेयर किया जाए। अच्छा, आपने कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए हमारे देश की सरकार ने या मीडिया चैनल्स ने क्या किया है बेटा, मैं आपको बताता हूं। डीडी नेशनल पे शायद आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, आज जो है ये केबल टीवी नेटवर्क आ गया है, स्मार्ट टीवी आ गया है, बट आज से आप 10 साल 12 साल 15 साल पीछे जाओगे तो डीडी नेशनल एक चैनल हुआ करता था, और डीडी न्यूज आज भी होता है। ठीक है, अगर आप 15 अगस्त की जो है मोदी जी का भाषण सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का भाषण, या फिर 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड देखना चाहते हैं जो कि दिल्ली में होती है ना, तो वो सारी चीजें डीडी नेशनल पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। इसके अलावा डीडी न्यूज भी है ना, और डीडी तमिल, तेलुगु, डीडी एग्रीकल्चर, ये सारे भी चैनल्स है उस समय पे। तो वहां पे एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट चलाया जाता था, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, लेट द बायर बी वेयर, कि बायर जो है वो अवेयर रहे। सामने वाला, आपको ये मान के चलना है कि सामने वाला तो फ्रॉड करने के लिए बैठा ही है, आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स अवेयरनेस को फैलाया जाए। इसके अलावा बेटा कि एक बात और है कि भाई जो हमारे देश के गरीब लोग हैं जिनके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, वो बेचारे कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको बहुत लगता है कि भाई मेरे पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, और ये मैकेनिज्म, ये कोर्ट कचहरी वकील का खर्चा हम उठा भी नहीं पाएंगे, और इतना हम समझते भी नहीं है। तो रीड्रेस मैकेनिज्म तक लोगों की पहुंच हो, रीड्रेस यानी कि इंसाफ करने के लिए जो भी मैकेनिज्म सरकार ने बनाए हैं, लोग उन तक पहुंच पाए। देखो बेटा, ये सारी चीजों के मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है, एंड एक बार एनसीईआरटी वगैरह अगर आप रीड कर लोगे ना तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना भैया, एकदम लोहा सब्जेक्ट हो जाएगा, लोहा आपका ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल।
पांचवा आता है इफेक्टिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मैंने आपको बात बताई कि भैया एनजीओज हैं, एनपीओज हैं। सर ये एनजीओ क्या काम करते हैं, ये एनपीओ क्या काम करते हैं, ये कब बताएंगे बेटा, ये मैं आपको आगे इसी चैप्टर में बताने वाला हूं। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ठीक है। और भैया बिजनेस कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल हो, जो बिजनेसमैन है वो खुद ही समझे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चलो अगला देखते हैं क्या है। सर कंज्यूमर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिल पाए इसके लिए क्या क्या करती है हमारी सरकार और कौन कौन से ऐसे कानून हैं, ठीक है भाई। सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं। तो ऑलमोस्ट 9 से 10 कानून अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996। 1996 में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 1996 ही पहली बार आया था। सर 1986 और 2019 में फर्क क्या है, यह डिफरेंस भी आपको मैं आगे इसी चैप्टर में, इसी वन शॉट में बताने वाला हूं। तो देखते हैं भाई, आगे की कहानी देखते हैं। दिस लॉ ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। ये जो लॉ है ना, ये डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट, डेफिशिएंट सर्विसेज के अगेंस्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, ठीक है, और कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ये जो लॉ है ये काम करता है। अब आप यहां पे देखिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात किया जाए तो बेटा अगर फाइनेंशियल मार्केट में किसी को भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैंने पढ़ाया भी था फाइनेंशियल मार्केट वाले वन शॉट में, अगर नहीं कवर किया है तो कर लो। उसके लिए बेटा बनाई गई है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सही कह रहा हूं ना? तो बिल्कुल वैसे ही, और सेबी का अपना भी एक एक्ट है, सेबी एक्ट, बिल्कुल वैसे ही एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, इसके लिए बेटा कोर्ट्स बनाए गए हैं। कोर्ट्स में 3 कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जिनको एस्टैब्लिश किया गया है ताकि इस लॉ को इंप्लीमेंट करवाया जा सके और कंज्यूमर्स को उनके हक दिलवाए जा सकें। दीज कोर्ट्स आर नोन एज, इन कोर्ट्स को क्या कहते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। और ये सारे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, ये 3 हैं। और इनके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में सारे प्रोविजंस मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बारी बारी से आगे बढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कौन कौन से वो ऐसे कानून हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहला हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके सर, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको आप लोग शॉर्ट में ICA 1982 भी बोलते हैं। अब बेटा देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए। सर ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन होते हैं बेटा? मान लो कि मैंने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? एग्जांपल देता हूं बेटा, स्टाफिंग वाले चैप्टर में, अब फिर वही बात है कि अगर वन शॉट नहीं कवर किया तो भैया कवर कर लो। स्टाफिंग वाले चैप्टर में आप सिलेक्शन पे आ जाते हो और सिलेक्शन की प्रोसेस पे आते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस पे आने के बाद आप लास्ट में पढ़ते हो, लास्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लास्ट जो स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसमें 2 पार्टीज हैं। एक तो है आपका, 2 पार्टीज हैं, एक तो है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब एम्प्लॉयर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और एम्प्लॉय के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 बनाया गया है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देश भर में किए जाते हैं। आप देखिए, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने से रिलेटेड, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से रिलेटेड, किसी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट देने से रिलेटेड, हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसके अलावा जो आप जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देखते हैं ना, ठीक है, जब वो कोई पिक्चर को साइन करते हैं, जब भी वो किसी पिक्चर को साइन करते हैं, कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस, ठीक है, तो वो उस फिल्म मेकर से यानी कि उस प्रोड्यूसर से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं, ठीक है, कि भैया इस पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया जाए। कोई सिंगर है, वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, ठीक है। कोई भी इंसान, अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप बेटा किसी के यहां किराए पे रहने जा रहे हैं या आपके यहां कोई किराए पे रह रहा है, पहले से ही रह रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट या रेंट एग्रीमेंट साइन करवा लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होती हैं।
दिस एक्ट लेस डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो जो है लिखी जाती हैं। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कंडीशंस अंडर विच द एग्रीव्ड पार्टी कैन मूव अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। और एक चीज और यहां पे बेटा, एक चीज और समझने वाली है कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां तो लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की, बट एक चीज और लिखी है कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें एग्रीव्ड पार्टी यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है वो आगे प्रोसीड कर सकती है, शिकायत दर्ज कर सकती है अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग यानी कि जिसने गलत किया है, एग्रीव्ड यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है। तो जिसके साथ गलत हुआ है यानी कि एग्रीव्ड पार्टी ही डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर केस करेगी। तो उसके सारे प्रोविजंस यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए 1982 में। सर ये आपको कहां पढ़ने के लिए मिलेगा बेटा? ये जब आप बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, वहां पे एक सब्जेक्ट आएगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट भी है। चलो ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा और बताइए। देखो बेटा, यहां पे एक चीज और है कि मान लीजिए आप बस इतना सा समझिए कि ये सारे अलग अलग कानून हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप किसी कोर्ट में गए, तो आपको इसी कानून के तहत, प्रोविजंस के तहत ही इंसाफ मिलेगा, इसीलिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। थर्ड आता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब भैया सेल्स ऑफ गुड तो नाम से ही समझ रहे होंगे, 1930 में बनाया गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दो पार्टीज हैं, एक तो है सेलर और एक है बायर। ठीक है, एक तो है सेलर और एक है बायर। और ये एक्ट जो है प्रोटेक्शन देता है बायर को इन केस द गुड परचेज्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द सेल। देखो सिंपल सी, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात समझो। अगर बायर ने कोई गुड मंगाया और वो गुड उसने मान लो बोला कि मुझे ना मुझे एसी चाहिए और 5 स्टार एसी चाहिए, यानी कि जो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी होती है वो जो है 5 स्टार वाली होनी चाहिए, 5 स्टार वाली। अब जो है सेलर ने क्या किया, 3 स्टार वाली एसी उसके घर पे भेज दी। बायर ने कहा अरे भैया मैंने तो 5 स्टार वाली मंगाई थी, तुमने पैसे भी ले लिए पूरे, तुम मुझे 3 स्टार वाली एसी क्यों दे रहे हो? तो सेलर ने कहा भैया यही है जो है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये अच्छी बात है? ठीक है, क्या ये अच्छी बात है? सबसे पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है ना? जो सेलर है वो गलत कर रहा है। अब बायर इस केस में सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अनुसार उसके ऊपर केस कर सकता है और बायर को इसमें इंसाफ मिलेगा। तो सेलर और बायर दोनों के राइट्स और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में लिखी होती हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में लिखी होती हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया भाई आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब बेटा एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है भाई? देखो, गेहूं, चावल, सरसों का तेल, चने, चीनी, नमक, ये सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज, और भी कुछ होंगी, सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, बेसिकली खाने पीने के आइटम। अगर मैं बात करूं सर एसी एसेंशियल कमोडिटी में आती है, क्योंकि सर हम तो एसी के बिना रह ही नहीं सकते हैं गर्मियों में। नहीं बेटा, वो आप नहीं रह सकते हो, लेकिन एसी इज अ लग्जरी नॉट अ एसेंशियल कमोडिटी। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया एसेंशियल कमोडिटीज को लेके प्रॉफिटियरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, होर्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सर ये ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है बेटा? आपने देखा होगा कि प्याज के रेट अचानक से बढ़ जाते हैं और लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग या उसका स्टोरेज करने लगते हैं। सरकार को फिर आगे आना पड़ता है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ही सरकार के पास ये पावर है कि भैया कोई भी ऐसे प्रोडक्ट की अगर स्टोरेज हो रही है जो कि एसेंशियल कमोडिटी है और वो महंगे में बेची जा रही है, जरूरत से ज्यादा महंगे में बेची जा रही है, तो फिर सरकार उसमें इंटरवीन करती है। तो सबसे पहले कंट्रोल करती है सरकार कि भैया प्राइसेस अगर बढ़ भी रहे हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस ना बढ़े इंडिया में। जैसे बेटा अगर गेहूं बहुत महंगा हो जाएगा तो फिर खाने के वांदे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 काम करता है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1987। ये सिंपल सा है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किस क्वालिटी का है, टू चेक द क्वालिटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या क्या आता है भाई? गेहूं, चावल, राइस, है ना, सरसों, गन्ने, शुगर केन, ये सारी चीजें आप लोग मतलब आप लोगों ने पढ़ी है, एग्रीकल्चर से सारी चीजें आती हैं। तो उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं
वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट में बनाए गए हैं, जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ग्रेडिंग और मार्केटिंग की जाती है। सर ग्रेडिंग का क्या मतलब है? बेटा आपने चावल देखे, गेहूं तो बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगा पाओगे, लेकिन आपने चावल देखे होंगे। चावल एक नॉर्मल भी आते हैं, हम लोग बेसिकली चावल को प्राइस से ही देख लेते हैं, 40 रुपए किलो चावल, 50 रुपए किलो चावल। बेसिकली अगर आप शादियों में जाएंगे तो आपको बासमती चावल खाने के लिए मिलेगा, बिरयानी वगैरह खा रहे हैं तो बासमती चावल लंबे लंबे जो होते हैं। तो एग्रीकल्चर गुड्स की प्रॉपर क्वालिटी को चेक करना, उनकी ग्रेडिंग यानी कि क्लासिफिकेशन करना और फिर उनकी मार्केटिंग करना, उनके रिलेटेड प्रोविजंस इस एक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, बेटा फूड एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, तो मिलावट से लड़ने के लिए जो कानून बना है वो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना है। और फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स और मेजर्स समझते हो कि आपने सामान खरीदा कि 2 किलो पनीर दे दो, वो 2 किलो एक्चुअली में है ही नहीं और आप हाथ से उठा के पता ही नहीं लगा पाओगे। अब बेटा मान लो वो 1900 ग्राम भी हुई, 100 ग्राम भी कम हुई, सोचो आपके जैसे कितने कस्टमर्स हैं जिनको बेवकूफ बना रहा है वो, है ना, सेलर जो है। तो वेट्स और मेजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और इसी कानून के अंदर जो तौलने में जो भी फ्रॉड वो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ केस होता है। 1976 स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और वेट्स और मेजर्स के अपने स्टैंडर्ड भी बनाए। तो बिजनेसमैन अगर कोई वेट्स और मेजर्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ लेगा, उसको पूरी जानकारी मिलेगी। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा ट्रेडमार्क एक्ट। सर ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या होता है? बेटा ट्रेडमार्क आपने आई गेस पढ़ा है, और कहां पढ़ा है सर? ट्रेडमार्क आपने बेटा मार्केटिंग में पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। मार्केटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो प्रोडक्ट मिक्स में आपको जाना होगा, वहां पे आपने ट्रेडमार्क पढ़ा हुआ है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, आपने मार्केटिंग में मुझसे पढ़ाई हुआ है, वन शॉट में नहीं पढ़ा है तो भाई जाके वहां कवर कर लो, मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ जी बच्चों, तो जो ट्रेडमार्क का सिंबल होता है वो कुछ ऐसे ही होता है। बेसिकली इसमें बात ये होती है कि जितने भी प्रोडक्ट है ना, जैसे आपकी कोका कोला की बोतल का शेप, उसके प्रोडक्ट का कलर और प्रोडक्ट का शेप, साइज, या फिर आपने देखा होगा मैकडोनल्ड का ऐसा सिंबल, ठीक है, और मैकडोनल्ड का एक स्लोगन है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। अब कुछ इस तरीके के स्लोगन का आप यूज नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर कंपनी क्या करा लेती है, सिंबल के ऊपर, लोगो के ऊपर, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के शेप, साइज, कलर, स्लोगन, लोगो के ऊपर ट्रेडमार्क करा लेती है। तो आप मान लीजिए कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी खोल रहे हैं तो उसका जो सिंबल है वो ऐसा नहीं रख सकते हैं, और इनका जो है आप स्लोगन भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट जो होता है ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ ट्रेडमार्क, कि भैया ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल ना हो, इसे कहते हैं द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, फिर आता है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब ये कॉम्पिटिशन एक्ट समझ लेते हैं। दिस एक्ट हैज रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। सर ये क्या बोल गए आप, बताता हूं मैं, सुनो ध्यान से। एक एक्ट था 1969 में, बहुत पहले बना था, इसको हम लोग कहते थे MRTP एक्ट 1969। ठीक है, अब देखो MRTP का फुल फॉर्म जो है MRTP, ओके थोड़ी सी गलती हो गई है, सही कर देता हूं। हाँ, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 जो है ये पहले कानून हुआ क्या जो है हुआ करता था। इसके बाद 1969 वाला बहुत पुराना हो गया, तो 2002 में कंपटीशन एक्ट 2002 आया है। 2002 में कंपटीशन एक्ट 2002 हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें सर बात क्या होती है, बेसिकली देखो बेटा, क्या करते हैं ना लोग अपनी मार्केट में मोनोपोली आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, जहां पे सिंगल सेलर होता है, जहां पे सिंगल सेलर होता है। अब जो ये सिंगल सेलर होता है ना, ये प्राइस के ऊपर कंट्रोल करता है। क्या करता है सर जी, ये प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर देता है, और कभी कभी अपने मोनोपोली का फायदा उठा के बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्राइस को बहुत ज्यादा जो है राइज कर देते हैं, और वो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो कंपटीशन एक्ट के तहत या मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जो मोनोपोली का गलत इस्तेमाल जो बिजनेसमैन कर रहे हैं, अपने प्राइस को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे रहे हैं, ताकि पब्लिक को भी बहुत नुकसान हो रहा है उससे। ठीक है, ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए MRTP एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट को, यह एक्ट बहुत पुराना हो गया था, तो इस एक्ट को दोबारा बनाया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द एक्टिविटीज हिंडरिंग कंपटीशन बाय द बिजनेसमैन इन द मार्केट। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं मार्केट में प्रिवेलिंग
बहुत ही गंदे कंपटीशन से कि भैया अब कंपटीशन में कभी कभी जो है कंपनीज ऐसा भी करती हैं, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, तो इन्होंने अपने प्राइस को थोड़ा कम किया, इन्होंने इनको देख के अपने प्राइस को थोड़ा और कम कर लिया, इन्होंने इनको देख के प्राइस को थोड़ा और कम कर लिया, इन्होंने प्राइस और कम कर लिया, ऐसे प्राइस वॉर चलती है बिजनेसेस में, ठीक है। ये भी कंपटीशन को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करता है। तो ऐसी सारी चीजों को रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 बना था। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए बेटा, इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जियो, ठीक है। अब जियो के आने से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें रिवॉल्यूशन हुआ, और आप देखेंगे कि जियो जब आया, ठीक है, तो जो इंटरनेट के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम कर दिए गए, ठीक है। और पहले तो सिम फ्री में बांट दिए गए, और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल तो चलो चल गई, लेकिन वोडाफोन, आइडिया, हच, एयरसेल, यूनिनॉर, ये सारे सिम धीरे 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 बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भैया? क्योंकि जियो ने बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, इन्होंने सिम फ्री में बांट दिए लोगों को, और 3-3, 4-4 महीने के रिचार्ज भी फ्री में दे दिए। वो भी जिस देश में 1 GB इंटरनेट 999 रुपए का मिलता था, वहां पे लोगों को रोज 1.5 GB इंटरनेट दे दिया, वो भी फ्री में, और फिर उसके बाद 300-350 रुपए में, और अब धीरे धीरे वो अपने प्राइसेस को बढ़ा भी रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं कंपटीशन, और इसे इन्हीं सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 जो है बनाया गया है। आते हैं भैया पॉइंट नंबर 10 पे, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं कैसे। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 जो है वो बनाया गया। सर ये क्या है? बेसिकली देखो बेटा, अलग अलग तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट हैं, और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए कुछ मार्क्स निकाले गए। सर ये मार्क्स कौन से हैं? जस्ट इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि वो कौन कौन से मार्क्स हैं। बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया गया ताकि वो अलग अलग तरीके के मार्क्स को निकाल सके, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो मार्क शो करते हैं। अब ऐसा कंज्यूमर, जब मैं कोई ज्वेलरी खरीद रहा हूंगा, कोई कंगन, हार या चेन या ऐसा कुछ भी खरीद रहा हूंगा, या सोने का सिक्का, तो मैं उस ज्वेलरी के प्रोडक्ट में या गोल्ड के प्रोडक्ट में, डायमंड के प्रोडक्ट में मैं हॉलमार्क चेक करके ही सामान को खरीदूंगा। हॉलमार्क लगा हुआ है, इसका मतलब BIS का सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, और मैं उसकी क्वालिटी के लिए बिल्कुल एश्योर हो सकता हूं। हॉलमार्क नहीं लगा हुआ है तो मेरे मन में शक आ जाना चाहिए एज अ कंज्यूमर, इसी को कहते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। तो इट डिसाइडेड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट हैपेंस टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है, अगर उस पे BIS का वो सर्टिफाइड मार्क लगा हुआ है। इसके बाद इट हियर्स द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट ISI मार्क्ड प्रोडक्ट। बेटा ISI मार्क प्रोडक्ट भी हैं, और भी बहुत सारे मार्क हैं, और इसके लिए ग्रीवियांस सेल भी बनाया गया है। यानी कि अगर आपको उस मार्क के तहत या किसी प्रोडक्ट के तहत जिसपे मार्क नहीं लगा हुआ है और तब भी आपको बेचा जा रहा है, या नकली मार्क लगा हुआ है, तो उसके लिए ग्रीवियांस सेल भी बनाया गया है BIS एक्ट 1986 के अंडर, ठीक है। यह है पॉइंट नंबर 10। अब सर ये मार्क कौन कौन से होते हैं ये बताइए। बेटा मैं आपको बताता हूं, बेसिकली 4 तरीके के मार्क हैं जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ने। सबसे पहला है BIS हॉलमार्क, मानकः पथ प्रदर्शका, इनका स्लोगन है, संस्कृत में लिखा हुआ है। मानकः यानी कि मार्क, पथ प्रदर्शका मतलब कि पाथ दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो ये हो गया आपका BIS हॉलमार्क। ये हो गया बेटा आपका ISI मार्क, एक हो गया आपका बेटा एग मार्क, और एक हो गया आपका FPO मार्क। ये हो गया एग मार्क, एग्रीकल्चरल मार्क, ये हो गया ISI मार्क, ये हो गया FPO मार्क। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ISI मार्क है। बेसिकली जितने भी कंज्यूमर्स के सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस, जैसे कि हेलमेट्स वगैरह पे ISI मार्क लिखा जो है लगा होता है। आप पहले तो सारे मार्क्स को पहचान लीजिए, ठीक है, और आप चाहें तो बेटा मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, ले लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप ISI मार्क देख सकते हो, ISI का ये सिंबल दे सकते हो, सेफ्टी रिलेटेड गुड्स में ऐसा लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस की बात की जाए तो ये थोड़े सेफ्टी रिलेटेड तो होते ही हैं, ठीक है भाई, करंट वरेंट लग गया, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो दिक्कत है। तो ऐसे ये क्या है, पानी गर्म करने वाली रॉड है, इमर्सन रॉड बोलते हैं, इस पे ISI का मार्क लगा हो सकता है। आप यहां पे छोटा सा देख सकते हो, ये लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, ये छोटा सा ISI मार्क यहां पे लगा हुआ है। तो सेफ्टी रिलेटेड जितने भी आइटम है
उन पे आईएसआई मार्क लगा होता है। बेटा जब भी आप कोई ऐसी प्रोडक्ट को खरीदें तो आईएसआई मार्क जरूर देख लें। इसका मतलब है कि बीआईएस का आईएसआई मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उस पे एग मार्क लगा होता है। सबसे पहले जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट यानी कि भाई दूध के जितने भी आइटम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो आएगा ही। पल्सेस हो गया आपका बेटा, व्हीट प्रोडक्ट यानी कि गेहूं से बनने वाले जो भी आइटम है, ब्रेड वगैरह है, ग्राम फ्लोर, होल स्पाइसेस जैसे कि भाई धनिया या आप कह सकते हो लाल मिर्च या जितने भी मसाले होते हैं वो सारी चीजें, राइस यानी कि चावल, वेजिटेबल ऑयल, ये जो आपका सीडलेस टैमरिंड जैसे कि अदरक या धनिया या कोई भी और चीज, हनी वगैरह हो गया। तो ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगता है एगमार्क। एक बार मैं आपको एगमार्क और दिखा देता हूं, ये देखिए ये आपका एगमार्क आ जाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले मार्क पे आते हैं, फूड प्रोसेस ऑर्डर, एफपीओ मार्क को कहते हैं बेटा फुल फॉर्म में, फूड प्रोसेस ऑर्डर, फूड प्रोसेस ऑर्डर, ठीक है। फूड प्रोसेस ऑर्डर ये जो है ना, ठीक है, ये जितने भी फूड के आइटम्स हैं उन पे लगाया जाता है। ओके, फिर आते हैं बेटा, ये आता है आपका हॉलमार्क, ये आप यहां पे देख सकते हो हॉलमार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये हॉलमार्क आप यहां पे देख सकते हो। ये बेसिकली क्या है, ये कंगन की फोटो है, ज्वेलरी है, कंगन है सोने का, और उस पे क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको फोटो के तहत दिखा रहा हूं। देखिए ये तो हो गया आपका बीआईएस का लोगो यानी कि बीआईएस हॉलमार्क। ये 916 जो है वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है कि गोल्ड कितना प्योर होता है। एसएस सेंटर यानी कि ये गोल्ड कहां पे बनाया गया है, कहां पे डिजाइन किया गया है। ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी लगा होता है कि ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन, और हॉलमार्क कब लगाया गया तो उसका साल भी जो है यहां पे लिखा होता है, ठीक है, कि हॉलमार्क सन 2022 में लगा है, 21 में लगा है, 23 में लगा है, कब लगा है, तो वो भी कंगन वगैरह के या ज्वेलरी वगैरह के ऊपर आपका लिखा होता है। जब भी आप ज्वेलरी वगैरह का आइटम खरीद लीजिए जो कि काफी महंगे भी होते हैं तो हमेशा ऐसे मार्क्स को देख के ही खरीदें। ओके, तो सर अब हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हम लोग अपने 40-50% सिलेबस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग कंज्यूमर्स की डेफिनेशन पे। कंज्यूमर बेसिकली कौन होता है बेटा? देखो जैसे मैं कोई सामान खरीद के लाता हूं तो मैं कंज्यूमर होता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि आपको पिज्जा खाने का मन है और आपके पापा से आपने बोला कि पापा आज ऑफिस से आते समय पिज्जा लेते आना। तो पिज्जा जब पिताजी लाएंगे, लेकिन पिताजी जो है वो पिज्जा खा नहीं रहे हैं, ठीक है, खा आप रहे हो, तो बेटा जब वो खरीद रहे हैं तो वो कस्टमर हुए, आप कंज्यूमर हुए, ठीक है, और जो वो खरीद रहे हैं तो वो भी कंज्यूमर ही कहलाए जाएंगे, यानी कि सामान खरीदने वाला और सामान को यूज करने वाला। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस, जो यूज कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है किसी भी गुड को या अवेल कर रहा है किसी भी सर्विस को, उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। A person who buys goods for commercial purpose or resale will not be considered to be a consumer. एक ऐसा पर्सन जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल करने के लिए गुड्स को खरीदता है उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये मार्कर था, मैं खरीद के लाया, मैंने इससे लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा। मैं मार्कर लाया, मैंने इसको दुकान पे लगा के बेच दिया, रीसेल कर दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं, मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे यह है कि कंज्यूमर जो होता है वो उसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंसाफ मिलता है। बिजनेसमैन को इंसाफ की कोई बात नहीं कही जा रही है, सिर्फ कंज्यूमर्स को ही इंसाफ मिलता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बेसिकली होता कौन है, ठीक है। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। बेटा ये सारी चीजें अवेयरनेस ही बढ़ा रही हैं आपकी, आखिर यही सारी चीजें हैं जो आपको पता लगानी है। ऐसा अवेयर कंज्यूमर, इसको बिल्कुल भी देखो, एक चैप्टर तो है ही है, इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे बोर्ड्स में और सीयूटी में, लेकिन बेटा ये आपको ये चैप्टर जनरल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बताओ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन कौन आपके बिहाफ पे शिकायत को दर्ज करा सकता है? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन आपके बिहाफ पे शिकायत को दर्ज करा सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या उनके बिहाफ पे कोई और इंसान भी आपके बिहाफ पे शिकायत दर्ज करा सकता है, कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव किसी भी डिजीज्ड कंज्यूमर का, ठीक है, लीगल हायर, डिजीज समझते हो, मान लो किसी कंज्यूमर की मृत्यु हो गई है या डेथ हो गई है,
वो कंज्यूमर एक्सपायर हो गया है, तो उसका कोई भी लीगल हायर यानी कि बेटी, बेटा, माताजी, मतलब उसकी पत्नी, उसका भाई, ठीक है, या उसकी बहन, कोई भी लीगल हायर या उस बंदे का रिप्रेजेंटेटिव जिसकी मृत्यु हो गई है, वो भी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी भी डिजीज्ड इंसान का कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। सर अब आते हैं कंज्यूमर राइट पे। अब देखो यार, कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो ये सारे ही होते हैं, और कंज्यूमर राइट्स हमको बहुत इत्मीनान से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली अगर आप सीयूटी की बात करें, कंज्यूमर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्वेश्चन भरे हुए मिलेंगे, ठीक है। इनमें सबसे पहला अगर बेटा कोई राइट आता है तो वो आता है राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का अधिकार। आप अगर कोई भी हजार्डियस गुड्स खरीदते हैं तो आपको कम से कम इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये हजार्डियस गुड्स है। एग्जांपल के तौर पे आप सिगरेट के डब्बे को उठा के देखें तो उस पर लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर या स्मोकिंग किल्स, तंबाकू से कर्करोग होता है, तंबाकू जानलेवा है, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है उस सिगरेट के डब्बे पे लिखी होगी। आप अल्कोहल की किसी बॉटल को खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यह होता है बेटा राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का अधिकार। फिर आता है सेकंड नंबर पे राइट टू चूज। अब देखो बेटा, एज अ कंज्यूमर ना हम चूज करेंगे कि हमको क्या खरीदना है। बिजनेसमैन कैन नॉट फोर्स अस कि हमको यह सामान खरीदना ही पड़ेगा। कंज्यूमर गया दुकान पे, वो वही खरीदेगा जो वो खरीदना चाहता है। कोई और बिजनेसमैन उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि उसको क्या खरीदना है। इसे कहते हैं राइट टू चूज। थर्ड आता है राइट टू बी हर्ड। अब देखो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, हर्ड का मतलब क्या हो गया भाई? हर्ड का मतलब हो गया सुनवाई। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो सबसे पहले आप कहां जाओगे? कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आप उस सेलर के पास, उस प्रोड्यूसर के पास जाओगे और बताओगे देखो ये तुम्हारा बिस्किट का पैकेट था, ये खराब है, एक्सपायरी भेज दी तुमने मुझे। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स में जाओगे। सबसे पहले आप सेलर के पास जाओगे या प्रोड्यूसर के पास जाओगे, और अगर वो लोग भी आपकी बात नहीं समझते हैं, वो लोग भी बात नहीं सुनते हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम्स में जाओगे। आप कहां जाओगे? आप कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर एसोसिएशंस वगैरह में जाओगे। लोगों को आपकी सुननी पड़ेगी, कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा। और आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं चलो मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, ठीक है। आज भी लोगों का न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, यानी कि जो भी हमारा लॉ एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया का, उसके ऊपर भरोसा है। और लोग कहते हैं ठीक है भाई, नहीं मान रहे हो बात, चलो कोर्ट में मिलना, ठीक है। इसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड। फिर आता है बच्चा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या बेचा जा रहा है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अपने अगल बगल किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखें, उसके पीछे पूरी जानकारी लिखी होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल कंटेंट, इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है कोई मार्क है, एफपीओ का मार्क है, लाइसेंस नंबर है, बार कोड है, ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट पे लिखी होनी चाहिए। इसे कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा ये चार तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। बेटा राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि आपको इंसाफ या आपको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। आपको क्या मिलना चाहिए? आपको इंसाफ या आपको रिलीफ मिलना चाहिए। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस यानी कि इंसाफ। आप देख सकते हैं इंसाफ का तराजू भी यहां पे बना हुआ है। तो ये जो होते हैं ये आपके मेन 5 राइट्स होते हैं। आप सिर्फ इनका मतलब समझ लो, एक बार एनसीईआरटी में रीडिंग मारोगे, सारी चीजें लोहे की तरह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, 3 राइट्स कुछ और है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। हम कंज्यूमर सिटीजन हैं इंडिया के, तो हमारा ये पूरा अधिकार बनता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो जो है ज्यादा पोल्यूशन वगैरह ना फैलाएं। तो हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार, कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार और बेसिक नीड्स का अधिकार मिलना चाहिए आपको। और बेसिक नीड्स के अधिकार को बेटा गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं फुलफिल करती है। राशन की शॉप्स आपने जरूर सुनी होंगी, है ना। राशन शॉप्स पे आपको बहुत ही मिनिमल रेटों पे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। ओके, तो ये हो गया आपके कंज्यूमर के सारे राइट। और अब हम लोग समझेंगे कंज्यूमर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई। हमारा भाई अभी रिलीफ्स बचे हुए हैं, रिलीफ्स पढ़ लेंगे, फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग एनजीओ पे आएंगे और फिर स्टेट कमीशन वगैरह को भी देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले रिलीफ्स जो भी अवेलेबल हैं कंज्यूमर को, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं।
तो सर जी सबसे पहला कौन सा रिलीफ अवेलेबल है किसी भी कंज्यूमर को? रिलीफ समझ रहे हो ना, राहत। रिलीफ यानी कि कौन कौन सी ऐसे राहत आपको दी जाएगी जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स में जाते हो। सबसे पहला जो राहत आपको दी जाएगी वो ये दी जाएगी, अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको तुरंत ही रिमूव किया जाए, या प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ चीज डिफेक्टिव है तो उसको तुरंत ही रिमूव किया जाए और उसको रिप्लेस किया जाए। डिफिशियंसी इन सर्विसेज, ठीक है। अब रिमूव को क्या कह सकते हो आप? रिपेयर कह सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है? रिपेयर होता है। रिपेयर के बाद क्या होता है सर? रिप्लेस होता है। रिप्लेस भी अगर प्रोडक्ट ना हो पाए तो क्या होता है सर? उसके बाद बेटा रिफंड किया जाता है, आपको पैसा लौटाया जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट भी कुछ इसी तरीके से आपको राहत देगी। सबसे पहले वो बिजनेस को कहेगी कि भैया इनका सामान जो भी है रिपेयर कर दो, फोन है, गाड़ी है ना, या कोई भी अदर गुड है, उसको तुरंत रिपेयर कर दो, रिमूव कर दो जो भी डिफेक्टिव चीजें हैं। तो भैया अगर रिमूव भी ना हो पाए तो क्या होगा? तो फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन। देखो लिखा हुआ है ना, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन। आपको पुराना सामान लेके नया सामान दे दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका रिप्लेस। फिर आते हैं रिफंड। अगर वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता है तो आपको बेटा रिफंड कर दिया जाएगा। जो भी आपने प्राइस पे किया हुआ है ना प्रोडक्ट पे, आपको वो पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जो भी आपने चार्जेस पे किए होंगे वो आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया ना, पहले रिपेयर होगा, फिर रिप्लेस होगा, फिर रिफंड होगा। ये रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड अगर आपको याद रहता है तो समझ लो जब भी रिलीफ लिखने के लिए आएंगे ना बोर्ड्स के पेपर में, तो 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। उसके बाद अब मान लो कि प्रोडक्ट जो है 10 रुपए का था, कोई खाने का सामान था, आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट खाया, लेकिन जिसकी वजह से आपको हो गई फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ ऐसा हो, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग में जब अस्पताल गए तो वहां पे लाखों रुपए का खर्चा आ गया। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो बेटा कायदे से देखा जाए तो 10 रुपए के सामान ने हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान मार दिया। तो भैया अब जो हमको लॉस है, जो भी हमको कॉम्पनसेशन है, वो कितना मिलना चाहिए? 10 रुपए या 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो कोर्ट जो है वो रीजनेबल अमाउंट, जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा कॉम्पनसेशन का, वो भी अपोजिट पार्टी को ग्रांट कर देगी, ठीक है। टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, जो भी उसके साथ डैमेजेस हुए हैं। अब इसका भी एग्जांपल दे सकता हूं। मान लीजिए फोन खरीद के लाए, फोन दग गया, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा, किसी किसी के घर में फोन दग गया चार्ज करते समय। अब जब घर में फोन दगा, मान लीजिए कहीं आग वाग लग गई, थोड़ा बहुत और नुकसान हो गया, तो जो भी उससे रिलेटेड डैमेजेस हुए हैं उसका भी पैसा आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट, कंज्यूमर फोरम ये ऑर्डर देगी कि तुरंत अपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद कर दिए, है ना। कोई भी अगर आप अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही आप बंद कर दीजिए, एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, ठीक है। ऐसे भी रिलीफ जो है आपको मिलेंगे। ओके, फिर आते हैं, अच्छा और भी रिलीफ है, देखते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं सबसे पहला रिलीफ क्या है कि भैया सबसे पहला कंज्यूमर फोरम कहेगा कि भैया तुरंत ही बंद करो और हजार्डियस गुड्स को बेचना बंद करो। नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स। कंपनी से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कहेगी भैया खतरनाक सामान बेचना बंद करिए। टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स, अगर हजार्डियस गुड्स, खतरनाक सामान मार्केट तक पहुंच गए, उनको तुरंत मार्केट से वापस बुलाइए। टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स। इसके बाद अगर आप अभी भी नहीं मान रहे तो तुरंत उसका मैन्युफैक्चर बंद कर दीजिए, है ना। टू सीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डियस गुड्स एंड टू डेसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हजार्डियस सर्विसेज। हजार्डियस गुड्स को मैन्युफैक्चर करना तुरंत ही बंद करिए, ठीक है। अब इसको स्किप करके पहले यहां पे आते हैं। अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा है जो कि खराब है, जो कि एडवर्टीजमेंट नहीं टीवी पे आना चाहिए था, न्यूज़पेपर में आना चाहिए था, जो बैड इन टेस्ट है, आपको डिसकंफर्ट, अनकंफर्टेबल करता है, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट उस कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, तो उस एडवर्टीजमेंट को जो खराब है उसको तुरंत ही बंद किया जाए और उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे एक अच्छा करेक्टिव एडवर्टीजमेंट भी जो है लाया जाए। इसके अलावा एप्रोप्रिएट पार्टी को, जो भी पार्टी को नुकसान हो रहा है उसको एडिकेट कॉस्ट। सर ये एडिकेट कॉस्ट में कितनी कॉस्ट? बेटा वो कंज्यूमर फोरम, इसलिए एडिकेट लिखा हुआ है कि वो कंज्यूमर फोरम डिसाइड करेगी कि कितनी कॉस्ट देनी चाहिए, ठीक है ना। तो सर ये सारी कहानी हो गई। सर ये क्या लिखा हुआ है ये भी बता देता हूं। देखो कंज्यूमर फोरम कहेगा यार तुम यार बड़े टेढ़े आदमी हो, इतने सालों से हमारे इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और तुमने पता नहीं कितने लोगों का नुकसान किया होगा, ठीक है। ये तो एक कंज्यूमर हमारे पास चल के आ गया शिकायत दर्ज कराने, नहीं तो हमको तो पता ही ना लगता। तो बेटा तुम एक काम करो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो भी तुम्हारा दिक्कत हुआ है, जितना भी अमाउंट का दिक्कत हुआ है उसका 5% जमा करवाओ कंज्यूमर वेलफेयर फंड में,
ठीक है, और ये फंड जो है सरकार का फंड होता है। ये सारे रिलीफ बेटा कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, अब सर क्या पढ़ना है? अब बेटा हम लोग को पढ़ना है कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक कंज्यूमर को निभानी चाहिए। देखो बेटा, अगर हमारे कुछ राइट्स हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। राइट्स यानी कि हो गया आपके अधिकार, ठीक है, हमारे राइट्स हैं, ठीक है, सही बात है सर, हमारे अधिकार तो ही हैं, लेकिन अधिकार के अलावा हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ओके, तो एक कंज्यूमर, एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहला कि जो भी गुड और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम खरीदने जा रहे हैं ना, हम अवेयर रहें कि हम क्या खरीदने चाह रहे हैं। बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति हम अवेयर रहें। हम हमेशा ही एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदें, और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क वाले गुड्स, जो कि मैंने आपको बताया BIS के जितने भी मार्क हैं, उनको देख के ही सामान को खरीदें। अगर हम कोई हजार्डियस गुड्स खरीद रहे हैं, किसी सर्विस को अवेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो हमको पता होने चाहिए, यानी कि जितने भी खतरे हैं गुड्स से रिलेटेड वो हमको पता होने चाहिए। और जब भी हम सामान खरीदें तो जो भी प्रोडक्ट का लेबल है, जिसमें लेबल के अंदर सारी जानकारी दी होती है, वो हम अच्छे तरीके से रीड कर लें। नेक्स्ट आता है असर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। आपको फेयर डील मिल जाए, ठीक है। फेयर डील का मतलब बेटा डिस्काउंट नहीं होता है कि भैया आप सामान लेने गए और आपको डिस्काउंट मिल गया 2%, वो फेयर डील नहीं है। फेयर डील का मतलब यहां पे ये है कि जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए वो वर्थ इट हो, यानी कि वो अमाउंट उस प्रोडक्ट के लिए काबिल हो। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर का काम लिखना है, मार्कर कितना महंगा होगा, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। भैया कौन सी कंपनी का मार्कर 400 रुपए का आ रहा है, मान लीजिए खरीद के ला रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो फेयर डील नहीं है। आप हमेशा ये देखिए कि आपको फेयर डील मिले, ऐसे अमाउंट को पे करें जो वर्थ इट हो। नेक्स्ट आता है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। आप कभी किसी के साथ गलत ना करें, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करें। आस्क फॉर अ कैश मेमो, कैश मेमो यानी कि पक्की रसीद सामान को खरीदते समय जरूर ले। इसके बाद अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में, ठीक है, तुरंत जाके अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। टू फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अगर आपको लगता है कि जो है हमारे साथ या और भी कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप कंज्यूमर सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हैं, जो एक एक्टिव रोल पार्ट प्ले करती हैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर सोसाइटीज आप बना सकते हो, जो एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं कंज्यूमर्स सोसाइटीज, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। और इसके अलावा आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम भी कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी ये हो गया आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपको पढ़ना है कि एनजीओज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आप 1 मिनट पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और फिर आपके समक्ष ये सारे टॉपिक्स को समझाऊंगा आके। ओके, तो बच्चों अब आते हैं और समझते हैं कि क्या रोल होता है एनजीओज का, एनपीओज का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का इन प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रमोट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन को या कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने में एनजीओ, एनपीओ या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होता है। सबसे पहले एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स। जनरल पब्लिक को एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में, ये एक काम है। दूसरा काम कंज्यूमर्स को एजुकेट करना थ्रू वेरियस पब्लिकेशन, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकाल के या अलग अलग पब्लिकेशंस निकाल के, मैगजीन्स निकाल के, ब्रोशर्स निकाल के कंज्यूमर्स को एजुकेट करने का काम करना। तीसरा पॉइंट जो आता है, जो रोल है, वो है कि प्रोडक्ट की कंपैरेटिव टेस्टिंग करना, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये जैसा बताया जा रहा है वैसा ही है, कहीं किसी कंज्यूमर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ये प्रोडक्ट। ये हो गया। कंज्यूमर्स को हेल्प करना कि वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर सकें, प्रोटेस्ट यानी कि अपनी आवाज उठा सकें जब भी जरूरत हो, इनकरेज करना कंज्यूमर्स को, ये काम भी एनजीओज का होता है।
कंप्लेंट्स को फाइल करना इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बिहाफ पे अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स में कंप्लेंट्स को फाइल करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई कंज्यूमर के बिहाफ पे मान लो कोई कंज्यूमर है, वो उतना जो है सक्षम नहीं है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जा पाए, तो उनके बिहाफ पे ये लोग केस करते हैं। इसके अलावा भाई ऐसे कंज्यूमर जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंपनीज के प्रति, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जैसे वकील वगैरह या सारी जानकारी कानून की देना, ये इन एनजीओ का काम होता है। और अगर कभी किसी जनरल पब्लिक के किसी भी मेंबर को कोई भी दिक्कत होती है तो केस को फाइल करने में प्रोएक्टिव रहना, यानी कि पहले से ही तैयार हो जाना, तैयारी कर लेना, और बिल्कुल इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी काम हो सकता है ये सारे ही ये एनजीओज और ये एनपीओज करते हैं। ये सारे ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रोल है। कुछ नाम हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिया में काम करते हैं। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस दिल्ली, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कर्ज जयपुर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर सीईआरसी अहमदाबाद, कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। तो बेटा ये सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम है जो आपके सामने मैं लेके आया हूं। सवाल आपका ये आएगा, क्या सर इनके नाम हमसे पूछे जाएंगे? नहीं बेटा, आपको बोर्ड्स में इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे। तो सर आपको ये आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो, बताता हूं। सबसे पहली बात कि आपको एजुकेट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि मान लीजिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 6 नंबर का, या कोई केस स्टडी आती है, तो आप इनमें से 2-4 के भी नाम लिख के आते हो तो आपका आंसर थोड़ा और प्रेजेंटेबल बन जाता है। कॉमन कॉज का आप नाम लिख सकते हो, आप वॉइस का नाम लिख सकते हो, आप सीईआरसी कट्स जयपुर का नाम लिख सकते हो, आप सीईआरसी कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद का नाम लिख सकते हो, आप इन सब चीजों का नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप एक बार 2 बार याद करोगे, पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप आराम से इसको लिख के आ सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंज्यूमर फोरम्स के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कमीशंस या जो भी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ने इस कानून के अंतर्गत सेटअप की हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। बेसिकली 3 होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब देखो बारी बारी से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपना केस दर्ज करवाना है तो कितने रुपए का सवाल होना चाहिए? 0 से 20 लाख तक का अगर आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हैं। लिखा हुआ है ना, डस नॉट एक्सीड 20 लाख रुपए। सर ये प्रोविजंस किस कानून के हिसाब से? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से ये कानून है। क्या है ये कानून? कि भाई 0 से 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन का अमाउंट होना चाहिए। पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में न्याय नहीं मिलता है, आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन यू कैन गो टू स्टेट कमीशन, देन यू कैन प्रोसीड टू स्टेट कमीशन। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। कितने दिन के अंदर अंदर? आप 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं। इसके अंदर बेटा 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, एक प्रेसिडेंट का होना बहुत जरूरी है और 2 अदर मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। इन 2 अदर मेंबर्स में से एक मेंबर का विमेन होना बहुत जरूरी है, उसका वुमेन महिला होना बहुत जरूरी है। और इन सारे मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? इन सारे मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो बेटा आई होप कि आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम का पूरा मेंबर का कॉम्पोजिशन, अमाउंट और दिन वाला समझ में आ गया होगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है बेटा हमारा स्टेट कमीशन, वो समझते हैं। स्टेट कमीशन में आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं है तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी। और अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है, इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट कमीशन, अगर एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर।
कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर। जब भी स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हो, अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है। यहां पे स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से एक अगेन का महिला होना बहुत जरूरी है। एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स हैं, जिनमें से एक का महिला होना बहुत जरूरी है। 20 लाख से 1 करोड़ का अमाउंट है और आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। बढ़ते हैं नेशनल कमीशन के आगे। नेशनल कमीशन में आप ये समझ लो कि अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, यानी कि अगर 1 करोड़ 1 रुपए भी होगा तो आपको नेशनल कमीशन जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं, मैंने आपको आगे बताया। और अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगेन वही कहानी है कि आप 30-40 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहां पे जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट है सबसे पहला, तो उसके अलावा 4 और मेंबर्स हैं, 4 और मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के अलावा, जिसमें से अगेन एक का महिला होना बहुत जरूरी है और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और आपका स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है मेंबर्स को। ठीक है सर जी, आगे देखते हैं। अब बेटा ये जो है ना, ये आपके मन का डिफरेंस, जो आपके मन में एक सवाल आ रहा था शुरू से ही कि सर आप तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हो, हमें तो सीयूईटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत डिटेल में ले जाने के से अच्छा है मैं आपको एक डिफरेंस समझा दूं, आपका काम तब भी हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपके सामने लेके आया। 2019 वाला सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 1986 वाला बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 लाख तक अमाउंट होगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ का अमाउंट होगा तो स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होगा तो नेशनल कमीशन। आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। यहां पे अमाउंट कुछ बदल गया है। अगर 1 करोड़ से रुपए ऊपर होगा, अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ तक अमाउंट होगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 करोड़ से 10 करोड़ का अमाउंट होगा तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होगा तो नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। अब आपको यह अमाउंट याद होना चाहिए। यहां पे 20 लाख की जगह यहां पे 1 करोड़ है, यहां पे 20 लाख से 1 करोड़ की जगह यहां पे 1 करोड़ से 10 करोड़ है, और यहां पे 1 करोड़ से ज्यादा है, यहां पे 10 करोड़ से ज्यादा है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। तो यहां पे मैं एक स्टार लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इसके अलावा बेटा 1986 में ज्यादा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, अजियो ऐसी एप्स नहीं होती थी, जोमैटो, स्विगी भी नहीं होती थी। ऑनलाइन डिलीवरी करते होंगे लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं था, तो इसलिए ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया था। लेकिन सन 2019 में आज जब सब कुछ आप ऑनलाइन मंगाते हो, यहां तक कि आलू, प्याज, टमाटर भी आदमी ऑनलाइन मंगा रहा है, ब्लिंकिट से, जेप्टो से, है ना, या ग्रोफर से, बिग बास्केट से, छोटी छोटी चीजें भी हम लोग ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, खाना जोमैटो से। तो उस केस में ई कॉमर्स के सारे प्रोविजंस को ऐड कर दिया। अगर आप पूछोगे सर क्या प्रोविजंस हैं, बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इतना समझो कि पहले ई कॉमर्स के प्रोविजंस ऐड नहीं थे, अब की ई कॉमर्स के जो प्रोविजंस हैं वो ऐड कर दिए गए। एक चीज और, 2 पार्टीज के बीच में पहले कोई मीडिएशन सेल नहीं था। मीडिएशन यानी कि बीच बचाव करने कोई नहीं आता था, सीधे कोर्ट जाना पड़ता था। तो पहले नो लीगल प्रोविजन, 1986 में मीडिएशन सेल का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। लेकिन अब एक मीडिएशन सेल लाया गया है, जो लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करवाते हैं, मांडवली करवा देते हैं, यानी कि आप आसान भाषा में समझे तो आपका मैटर सुलझा देते हैं कोर्ट के बाहर ही। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। और समझते हैं। ठीक है, ओके। रेगुलेटर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, यानी कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रेगुलेट करे 1986 में। लेकिन 2019 में एक ऐसी अथॉरिटी बना दी गई जिसका नाम था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको पूरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे आपकी स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के लिए IDBI है, SIDBI है, बिल्कुल वैसे ही। और समझते हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं। कंज्यूमर कोर्ट, ये लिखा हुआ है
कि 1986 में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको उस स्टेट के कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता था जहां पे सेलर का ऑफिस लोकेटेड हो, जहां पे सेलर का ऑफिस लोकेटेड हो। जैसे मान लीजिए आपने चेन्नई से सामान खरीदा और आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप वापस दिल्ली आ गए, लेकिन आपको चेन्नई जाके केस करना पड़ेगा 1986 के कानून के हिसाब से। 2019 के केस के हिसाब से आप कहीं से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में। समझ गए भाई? ओके, प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं। भाई यहां पे कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड इंसाफ पा सकते हैं। पहले ऐसे प्रोविजन थोड़े कम हुआ करते थे, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आप सिविल कोर्ट भी जा जाते थे, लेकिन अब प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं जिनके यहां जाके आप अपने इंसाफ की मांग कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फिनिश। एंड थैंक यू वेरी मच सेशन ज्वाइन करने के लिए, इस वन शॉट को देखने के लिए। प्लीज डू कॉमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, आगे और क्या क्या क्लास आप मुझसे चाहते हो। ठीक है, क्या क्या क्लास आप देखना चाहते हो लाइव वाले सेशंस में। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको मार्केटिंग वाले वन शॉट में आखिरी में दिखाया भी था कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, जाके उसको देखना शुरू करें। पार्ट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट में समझना है, रिवीजन के फॉर्म में। अगर आपको पूरा सिलेबस एक बार में कवर करना है तो आप वन शॉट्स की वीडियोस को देख सकते हो, आप लाइव में आ सकते हो। सारी चीजें आपको हम इसी कॉमर्स 24/7 चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। हैव अ गुड डे।